हेलो 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 एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू PW चैनल। और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर आयुषी। तो आज जो है मैं आपके लिए एक न्यू काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी लेके आई हूं। किसके लिए? तो गेट 2027 के लिए। ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, सारे ही सब्जेक्ट जो हैं उनको फॉलो कर सकते हैं और जो है बेनिफिट्स उसमें उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है मैं फुल रोड मैप बताने वाली हूं आपको टू क्रैक योर गेट 2027। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें इसमें फेज वाइज स्ट्रैटेजी अप्रोच रखना होगा। सबसे पहले जो फेज है वो है आपकी फाउंडेशन एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो भी आप स्टार्ट करेंगे, जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको जो है अपने कॉन्सेप्ट्स जो है उसको डेवलप करना है। कैसे डेवलप करोगे? यहाँ तो आप कोई कोर्स ले सकते हैं या फिर आप कोई सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, है ना। तो दोनों ही वे है, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन जो है अपना बिल्ड करना है हर एक सब्जेक्ट में। उसके बाद जो है आपको फोकस करना है ऑन अंडरस्टैंडिंग योर कॉन्सेप्ट्स, है ना। क्योंकि अगर आप अच्छे से अपने जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तभी तो आप क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है एटलीस्ट जो है 80% सिलेबस जो है वो तो आपको जो है कंप्लीट करना ही करना है। क्योंकि देखो, नेट जो है, नेट वाला जो पेपर होता है उसके अंदर आप 80% या सिलेबस अगर आप कंप्लीट करके जाओ तो भी आपको, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसमें 80% से थोड़ा सा हाई अगर आप करके जाएंगे सिलेबस तो आप ही को बेनिफिट होगा, क्योंकि गेट में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं तो वैसे ही आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है आपको सिलेबस जो है 80% जो है एटलीस्ट तो करना ही है, इससे ज़्यादा भी आपको करना ही चाहिए, यही है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, देखिए। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर करने हैं अपने कंसाइज रिवीजन फ्रेंडली नोट्स अलोंगसाइड योर स्टडी। ये भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नोट्स जो हैं अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ही जो है वो आपको आगे बेनिफिट देगा, ठीक है। तो जैसे ही आप जो है अपना सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ जो है अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलें और जो आपके मेन नोट्स हैं, ठीक है, वो भी आप बनाते चलें, ठीक है। फिर आपको मेंटेन करनी है कंसिस्टेंसी विद डेली रिवीजन एंड योर स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ जो है सोचते हैं कि चलो यार 2 दिन पढ़ लिया, उसके बाद जो है 5 दिन जो है नहीं पढ़ते, या फिर 3-4 दिन पढ़ लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ये एक अच्छा प्लान नहीं है। आपको जो है अपनी स्टडी के लिए जो है कंसिस्टेंट रहना है। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेंथन करने हैं जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उन सबको आपको जो है पहले से ही प्रिपेयर करके चलना है। देखो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आप वैसे भी कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेन पॉइंट होता है जब वीक हो टॉपिक, अगर वीक है तो उसको ऐसे नहीं कि उसको सिर्फ छोड़ दिया। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो गेट में भी जो है वो गेट वाले एग्जाम में भी जो है गड़बड़ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए वीक टॉपिक्स जो है उसको भी आपको स्ट्रॉन्ग ही करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी फेज 1 स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम हमारी फेज 2 स्ट्रैटेजी। तो फेज 2 स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है, अब आपने जो है अपना सब्जेक्ट तो जो आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं, राइट, अब उसको अप्लाई भी तो करना है, प्रैक्टिस भी तो करना है। तो वही है, सबसे पहले जो है आपको टॉपिक वाइज जो है आपके प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस। फिर उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, वो भी नेट और गेट दोनों के ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि गेट है तो नेट के छोड़ दें, नहीं, दोनों के ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सॉल्व करना है असाइनमेंट और पीवाईक्यू अंडर टाइम्ड कंडीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है स्टूडेंट जो है मोस्टली मिस कर देते हैं। वो इसीलिए मिस करते हैं, वो आराम आराम से लगे हुए हैं असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए। आराम से नहीं करना है, आपको पहले ही अपने माइंड को जो है वो फोर्स करना है, मतलब प्रेशर वाली कंडीशन में कैसे दिमाग जो है आपका तेज चलेगा। इसीलिए सबसे बेस्ट है
मॉक टेस्ट आप देंगे वो तो ठीक है, वो तो टाइम है ही, लेकिन आपको अगर आपने पीवाईक्यू और असाइनमेंट भी जो है टाइमर के साथ करना शुरू कर दिया, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो है एक्यूरेसी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जो है बहुत अटेम्प्ट करने लग जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मोस्टली जो है बच्चे मिस करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपको जो है मास्टर करना है आपका गेट वर्चुअल कैलकुलेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या है बच्चे सोचते हैं कि यार कैलकुलेटर तो हम एंड में देख लेंगे, अपना नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर से जो है जो आपका फिजिकल होता है कैलकुलेटर, उससे आप कैलकुलेशन करते रहते हैं, लेकिन ये सबसे गलत है। क्योंकि उस टाइम पे जब आप पेपर देंगे तो पेपर में आपका कोई भी फिजिकल कैलकुलेटर यूज नहीं होने वाला, सारा जो है आपका गेट कैलकुलेटर यूज होने वाला है। तो अभी से अपने माइंड को जो है आपको ट्रेन करना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से जो है आपका वर्चुअल कैलकुलेटर जो है यूज कर सके। ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। नेक्स्ट है कि आपको अटेम्प्ट करना है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट रेगुलरली। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्या किया, आपने एक कोई टॉपिक लिया, ठीक है, उसके आपने मतलब वीडियोस देख ली या फिर सेल्फ स्टडी कर ली, उसके बाद आपने पीवाईक्यू भी कर लिए, ठीक है, और जो है आपके एडिशनल जो भी असाइनमेंट्स हैं वो सब कर लिए। फिर क्या करना है, फिर आपको जो है उसका टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू कर लिया ये और सिर्फ असाइनमेंट कर लिया हो गया, नहीं, आपको जो है टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जैसे ही आपने टेस्ट दिया, ठीक है, तो उसके बाद आपको उस टेस्ट को एनालाइज भी करना है कि अरे यार मेरी गलती कहाँ हुई, कहाँ पे मतलब मैं ज़्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको एक एरर बुक भी जो है अपने साथ जो है उसको रखना है। वो एरर बुक में क्या है, बेसिकली मिस्टेक बुक है। आप उसके अंदर जैसे जो भी आपने गलती करी, जैसे आपने टेस्ट दिया, या फिर इसमें आप असाइनमेंट के भी जो क्वेश्चंस है उसको भी आप लिख सकते हैं, जो भी आप गलत कर रहे हैं। ये आपको जो है एंड में जब आप पूरा रिवाइज करने वाले होगे ना, तब ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरे ये जो है पॉइंट्स में मैं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप तुरंत जो है आप अपनी एरर बुक से आप उसको देख लेंगे और उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है बच्चे नहीं करते हैं, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि यार ये क्या है कि शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, एरर बुक भी रखनी है, लेकिन बस ये जो है ये थोड़े ही टाइम का आपको थोड़ी स्टार्टिंग में आपको मेहनत लगेगी, फिर आपकी जो है प्रैक्टिस में आ जाएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाएगा। फिर आपको जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं होने वाली, फिर आप आराम से इसको करते चलेंगे। एंड आप सच में मैं बता रही हूँ, आपको ये बेनिफिट जो है इसका बिल्कुल जब एंड टाइम आएगा ना, जब बिल्कुल ऐसे बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि अरे यार क्या क्या करे, इतना इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, पूरा रिवाइज करना पड़ता है ना, तो तब जो है ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इसको जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि आपको जब आप टेस्ट दे ही रहे हैं, तो साथ में आपको इम्प्रूव भी करनी है अपनी एक्यूरेसी, अपनी स्पीड और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने सिर्फ जो है फास्ट कर दिया टेस्ट, लेकिन आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हैं आप कम कर रहे हैं या फिर आप जो है गलत कर रहे हैं, तो ये दोनों ही गड़बड़ हो गया ना। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक्यूरेसी के साथ अपनी स्पीड भी मेंटेन रखनी है। ठीक है, एंड अच्छे से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना है। अब एक और चीज, ये प्रैक्टिस एप्टीट्यूड टू स्ट्रेंथन क्वांटिटेटिव स्किल्स। देखो बेटा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नेट के अंदर तो देखो क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें अगर आप एप्टीट्यूड स्किप भी कर देते हैं तो भी आपका काम बन जाता है। लेकिन गेट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके गेट में 10 जो है क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ और सिर्फ आपके एप्टीट्यूड से ही आते हैं, राइट। तो अगर आपने उस पर भी जो है थोड़ी मेहनत कर ली, तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है। इसलिए एप्टीट्यूड को छोड़ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ओके, तो ये थी हमारी फेज 2 स्ट्रैटेजी की क्या करना है जब हमने फेज 1 स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया उसके बाद। ओके, नेक्स्ट है आपकी फेज 3 स्ट्रैटेजी। नाउ इसके अंदर अब क्या करना है, सबसे पहले तो यही है कि आपने देखो
पढ़ाई भी कर ली, साथ में आपने पीवाईक्यूज भी कर लिए, टेस्ट भी कर लिए। अब आपने जो है अपना एक टॉपिक पूरा अच्छे से करके रख दिया, अब उसे रिवाइज भी तो करना है ना। ऐसा थोड़ी ना कि हाँ भाई आज पढ़ा, 1-2 दिन में आपने अपना टॉपिक कंप्लीट करा, पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ हो गए, अब तो चलो यार देखेंगे 1-2 महीने के बाद। फिर तो सब ही गायब हो जाना है, A to Z सब कुछ गायब हो जाएगा अगर आपने रिवाइज नहीं किया। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन करना कैसे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जस्ट मैं आपको भी बताऊंगी। देखो, तो सबसे पहले तो क्या है कि रिवाइज करने हैं आपको शॉर्ट नोट्स रेगुलरली। उसके बाद जो है जैसे कि आपके फॉर्मूलेज जितने भी हैं, ठीक है, उसको भी जो है आप एक शीट पे आप बना के रख लो, और उसको भी जो है आपको अपडेट भी करते रहना है अगर कोई न्यू फॉर्मूले आ रहे हैं तो, और साथ के साथ जो है उसको रिवाइज भी करते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको जो है यूज करना है एक्टिव रिकॉल मेथड, ठीक है, और ना कि पैसिव रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्ट नोट्स तो बना लिए, अब उसे सिर्फ देखते रहते हैं। अरे उसको देख के करके कुछ नहीं होने वाला। आपको जो है जैसे ही देखो, आपको स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है, आपने अपना सारा पढ़ लिया, ठीक है, पीवाईक्यूज कर लिए, ओके डन। नाउ अब आपको क्या करना है, अगले दिन जब आप एक बार एक रिवीजन देंगे तो आपको उसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो है एक ब्लैंक पेज लेना है, और उसमें सिर्फ लिखना है कि आपको क्या क्या याद है। इससे क्या है कि आप अपने माइंड को जो है ट्रेन कर रहे हैं कि वो रिकॉल करे। तो जब वो रिकॉल करेगा तब जो है वो और शार्प होगा, उसको जो है फोर्स लगेगा, और जब वो फोर्स लगेगा उसके माइंड पे तो वो उसकी कोर मेमोरी में जो है चले जाती है बात। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पैसिव रीड ना करके हमें एक्टिव रिकॉल करना होता है। तो एक्टिव रिकॉल मेथड कुछ नहीं है, यही है कि जो भी आपने पढ़ा है 24 आवर्स के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज लेना है, और उसके अंदर जो भी आपको याद है उस पर फटाफट से वो सारी बातें लिख लो। और जो आपको याद नहीं है उस पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये जो है मैं भूल गया था या भूल गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि यू हैव टू फॉलो स्पेस रिविजन टू इम्प्रूव योर अटेंशन। यही बात मैं कर रही थी कि एक बार रिविजन से कुछ नहीं होगा, आपको बार बार जो है रिविजन को करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी कैसे करना है वो जस्ट मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको रिवाइज करने हैं हाई वेटेज एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो चीज आ नहीं रही है पेपर में अननेसेसरली आप उसको कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आपके जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें हर किसी में एक हाई वेटेज टॉपिक्स डेफिनेटली होंगे, तो आपको जो है उसी पे ही फोकस करके आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यू हैव टू सॉल्व प्रीवियसली मार्क्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे जो उस टाइम पे टीचर्स बताते हैं या स्टार मार्क करते हैं, तो उसको भी देखना है। साथ में आपको रिवाइज करनी है आपकी एरर बुक, है ना, जो मैंने आपको बताया था कि एरर बुक भी मेंटेन करना है, उसको भी साथ साथ रिवाइज करते चलो। फिर देखना आप नेक्स्ट जब रिविजन करेंगे ना, आपको बाय डिफॉल्ट याद होगा कि हाँ यार इसमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो आपका वो यहीं पे जो है रिवीजन भी हो गया, और आराम से जो है आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट है कि आपको जो है ये रिवीजन एंड क्विजेज अगर आप लेना चाहे तो आप कर सकते हैं टू टेस्ट योर मेमोरी, है ना। ऐसे कभी बैठे बैठे ऐसे आप कर सकते हैं कि अच्छा हाँ यार उसमें क्या था या उसमें क्या था। उससे क्या है कि आप ये एक्टिव रिकॉल ही कर रहे हैं, अपने माइंड को बाय डिफॉल्ट ट्रेन कर रहे हैं कि वो याद करे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, अब ये तो था कि 3 फेज की स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, ये डेली स्ट्रैटेजी है, मतलब वो जो आपकी 3 फेज स्ट्रैटेजी है वो आपको जो है डेली ही करनी है। तो ये जो है एक दिन में आपको कैसे अपना डे जो है प्लान करना है या अप्रोच करना है वो एक स्ट्रैटेजी है। देखो, सबसे पहले तो आप प्लान करोगे, ठीक है, फिर आप पढ़ाई करोगे, जो भी आपका कोर्स होगा या सेल्फ स्टडी करोगे, फिर आप जो है प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के बाद आप उसको रिव्यू करोगे और एनालाइज करोगे, फिर आप जो है रिवीजन करेंगे, और फिर ये रिपीट चलता रहेगा। अगर आपने यही चीज जो है बहुत ही अपने मन से, अच्छे मन से, और बिल्कुल इसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिया, आपका डेफिनेटली जो है जो गेट है वो बहुत अच्छे रैंक से क्रैक होने वाला है। ठीक है, नाउ अब बच्चे मोस्टली बड़ा पूछते हैं कि मैम ये रिवीजन एक्चुअल में करना कैसे है, क्या है ये रिवीजन टेक्निक। तो वही टेक्निक मैं आपको बता रही हूं। यहाँ पे देखो, ये एक जो यहाँ पे कर्व है, ये एक फॉरगेटिंग कर्व है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कोई चीज पढ़ी, ठीक है,
तो उसके जो है विद इन 24 आवर्स आप देखो कि अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, जो मैंने रेड लाइन से जो बनाया है वो ये है कि अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे तो देखो विद इन 24 आवर्स आपने यहाँ से पढ़ाई करी और देखो आप कहाँ पहुंच गए, राइट। सिमिलरली 3 दिन के बाद आपकी जो भी आपने टॉपिक पढ़ा था वो आप इतना भूल चुके हैं, 1 वीक के बाद तो और भी ज्यादा, 1 मंथ के बाद तो भाई कुछ याद ही नहीं रहेगा। ये जो है बेटा ये बाय डिफॉल्ट है, ये सभी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ स्पेशल हैं या कोई और बच्चा कुछ स्पेशल है, नहीं। टॉपर्स की स्ट्रैटेजी सिर्फ यही होती है कि वो इसी चीज को फॉलो करते हैं, जो स्पेस रिवीजन जो मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। और जो बच्चे नहीं स्कोर कर पाते वो इस रेड लाइन वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं कि एक बार टॉपिक पढ़ लिया और उसके बाद भूल गए, फिर तो देखा जाएगा भाई 2-3 महीने के बाद जब नंबर आया तब आया नंबर। बट ऐसा नहीं करना है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया आपको विद इन 24 आवर्स उसको रिवाइज करना है, फिर आपको उसको 3 डेज के बाद उसकी रिविजन करनी है, फिर 1 वीक के बाद करनी है, फिर 1 मंथ के बाद करनी है, फिर एवरी 1 या 2 मंथ्स के अंदर आपको जो है उसको रिवाइज करना है। उससे क्या होगा, ये जो टॉपिक है वो आपकी कोर मेमोरी में बैठ जाएगा। फिर देखना, फिर आपको खुद ऐसा लगेगा कि यार मेरे को तो याद है, मेरे को तो सब ही याद है ना। थोड़ा बहुत तो देखो ऊपर नीचे चलता है बट मोर ओवर आपको पूरा जो है याद रहेगा। उसका क्या है, उसका रीजन क्या है, आप ये देखो ना आपने कितनी बार रिविजन दिया है, राइट। तो इसीलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिविजन की टेक्निक को ऐसे प्लान आउट करें फॉर योर एवरी टॉपिक, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। एक तो यही है कि आपको एक्टिव रिकॉल करना चाहिए, आपको स्पेस्ड रिविजन टेक्निक मेथड यूज करना चाहिए, आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, फिर आपको टेस्ट करना चाहिए और फिर आपको मिक्स करके भी क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने चाहिए। अब ये मिक्स करके क्वेश्चंस तो आपके ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो ही जाते हैं अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं, है ना। तो जो भी आपकी बीच बीच में टेस्ट सीरीज होती है मिक्स वाली, आप उसको भी आप कर सकते हैं उससे प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आपका ओवरऑल जो है आपका माइंड जो है वो डेवलप होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। एंड जो है जब आप पेपर में जाएंगे तो आपको मतलब रिलैक्स फील होगा, ऐसा फील होगा कि यार ये वाली चीज कुछ न्यू नहीं है, क्योंकि आप अपने माइंड को इतने महीनों से ट्रेन कर रहे हैं सिर्फ उस चीज के लिए, है ना। तो आपको फिर वो कंफर्टेबल लगने लग जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। नेक्स्ट है बेटा कि क्या मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में। देखो हर कोई ये बता देगा कि ये करो वो करो, बट गलतियां क्या नहीं करनी ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है अपनी मिस्टेक से ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो आज जो है मैं सबसे पहले आपको वही बता रही हूँ कि अब क्या करना है। कि चलो ठीक है, हमें फेज 1 स्ट्रैटेजी हो गई, फेज 2 फेज 3 भी हो गई, कैसे रिविजन करना है वो भी हो गया, बट क्या नहीं करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि ड्यूरिंग जब गेट प्रिपरेशन में सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं कि अगर सपोज केमिस्ट्री में ही ले लो कि हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। बट बच्चे क्या करते हैं, कोई एक सब्जेक्ट उन्हें अच्छा नहीं लगता तो वो क्या है कोई 2 करके चले जाते हैं, है ना। बट इससे जो है बेटा आपका एग्जाम होने को हो सकता है लेकिन एक अच्छी रैंक जो है बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है तीनों कवर करने हैं, कवर ऑल 3, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा कम है। अगर इतने से क्वेश्चंस हैं उसमें से आप ऑलरेडी इतना सा करके गए हैं तो फिर आप कैसे, आप सोचो ना कि आप कैसे फिर उसमें रैंक ला सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो है आपको तीनों ही जो है आपको जो का सब्जेक्ट है वो अच्छे से ही प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आपने इग्नोर कर दिया आपका जर्नल एप्टीट्यूड, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जर्नल एप्टीट्यूड जो है उसमें के 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर 10 क्वेश्चंस का मतलब आप समझ रहे हैं कि काफी अच्छी वेटेज है उसकी, तो अगर आपने उसको भी इग्नोर कर दिया तो 10 तो पहले ही चले गए, है ना। तो फिर आप कैसे आगे एग्जाम में कर पाएंगे, रैंक से आप वैसे ही पीछे हो चुके हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्टीट्यूड को भी अभी से ही आधा आधा घंटा देके जो है अपना एप्टीट्यूड आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि लास्ट में आपका एप्टीट्यूड जो है बेटा प्रिपेयर नहीं हो पाता है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी तो सच में इतना टाइम है, पहले तो आपका नेट आएगा, है ना। तो इसलिए आप साथ के साथ आप अपना एप्टीट्यूड प्रिपेयर करें और वो एप्टीट्यूड आपको नेट में भी हेल्प करेगा।
नेक्स्ट है कि अगर आपने स्किप कर दिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है, मैंने सारा पढ़ लिया, जो भी असाइनमेंट थे वो कर लिए, पीवाईक्यूज नहीं करे, या गेट के कर लिए नेट के नहीं करे, तो ये सब चीजें नहीं करनी है, आपको प्रॉपर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग विदाउट गेट वर्चुअल कैलकुलेटर, ये तो मैंने बताया कि आपको जो है आपका कैलकुलेटर जो है वो यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं दिए, ये भी बहुत बच्चे करते हैं। इससे क्या है कि आपको पता ही नहीं चला वो 3 घंटे में आपका माइंड आपको कैसे लगाना है, अप्रोच ही चली गई सारी, है ना। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करनी है ये सारी गलतियां। फिर आपने मॉक टेस्ट तो चलो दे दिए, लेकिन उसे एनालाइज ही नहीं करी अपनी मिस्टेक, तो ये भी जो है गलत है, आपको एनालाइज भी करनी है अपनी मिस्टेक, ठीक है, अच्छे से। फिर इसके बाद आपको टाइमली जो है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको एरर बुक भी मेंटेन करनी है, ठीक है। अगर आपने डिले कर दिया रिविजन में, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे क्या करते हैं कि हाँ चलो हम रिविजन तो लास्ट में ही जाके देख लेंगे, तो बेटा फिर वो देखा ही जाएगा, फिर वो पेपर भी देखा ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये गलती नहीं करनी है, टाइमली रिविजन करना है, वो टाइमली रिविजन आपको लास्ट में भी जो है हेल्प करेगा। फिर क्या है कि इग्नोरिंग वीक टॉपिक्स को बिल्कुल भी आपको इग्नोर करके नहीं चलना है। नेक्स्ट इज कि बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे जो है रिसोर्सेज इकट्ठा करते रहते हैं कि यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये बुक भी पढ़ लूँ। अरे भाई, जब इतनी सारी बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपके नोट्स कैसे आप बनाओगे, है ना, मतलब एक कंसाइज नोट्स कैसे बनेंगे। तो अगर आप बहुत सारे रिसोर्सेज भी जो है अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपका माइंड जो है बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे यार इसकी बात सुनूं, इसकी बात सुनूं, इसका मेथड देखूं, उसका देखूं। तो वो सब नहीं करना है। आप अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको जो है अपने हर एक टॉपिक की एक बुक फॉलो करनी है, और अगर आप जो है कोई कोर्स बाय कर रहे हैं तो अपने टीचर्स पे आपको जो है आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है उनका जो कंटेंट है उन्होंने भी वो सारे पेपर क्रैक करे हैं, तो वो जो है एक अच्छा ही कंटेंट दे रहे हैं, तो उन पे जो है आपको विश्वास रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग बुक्स एंड टीचर्स, यही वाला पॉइंट है जो मैंने जस्ट अभी बताया कि ये आपको नहीं करना बेटा, ये वाली मिस्टेक, ठीक है, इसमें जो है बच्चे बहुत करते हैं, फिर गलती होती रहती है। नेक्स्ट है मेमोराइजिंग इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना, बच्चे क्या है कि रट्टा मार लेते हैं, कोई कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं आया, चलो रट्टा ही मार लेते हैं, तो ये भी नहीं करना, क्योंकि वहां पे जो है पूरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछी जा रही है। कोई रट्टा मार के गेट जो है क्रैक नहीं कर सकता बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नॉट प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स, है ना, ये भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, इतनी सारी बातें होती हैं, आप लास्ट मोमेंट पे पूरा थोड़ी ना अपने नोट्स इतने बड़े बड़े कॉपियां थोड़ी ना पढ़ोगे, आपको शॉर्ट नोट्स काम आएंगे, इसलिए जो है शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना एंड फॉर्मूलाज शीट्स प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कि अगर आपने इग्नोर कर दिया एमसीक्यू, एनएटी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस, गेट में सिर्फ और सिर्फ जो है आपका एमसीक्यू तो आता नहीं है, एमएसक्यू भी आता है, एनएटी भी आता है, तो आपको जो है अपनी अप्रोच इसी तरीके से रखनी है कि आपको सारे ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेते हैं या कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें वो उसी तरीके से जो है आपको सिखाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि नॉट फॉलोइंग अ डेली प्लान, है ना, बच्चे जो है इनकंसिस्टेंट रहते हैं, आज पढ़ लिया, ठीक है भाई, 2-3 दिन तक छुट्टी, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ लिया, तो इनकंसिस्टेंसी रखोगे तो गेट क्रैक नहीं होने वाला। तो इसका भी ध्यान देना है कि रोज पढ़ो, चाहे बेशक आप 5 से 6 घंटे पढ़ ले, बट रोज पढ़ो, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट स्टडी रूटीन, ये वही बात है, और है इग्नोरिंग हेल्थ, स्लीप एंड कंसिस्टेंसी। देखो, आपको एंजॉयमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, उससे क्या है कि माइंड का बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो जाता है। तो आप जो है अपनी पढ़ाई भी करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी घूमो फिरो, ठीक है, साथ में जो है अपनी नींद भी अच्छी रखो, ठीक है, और जो है अपनी हेल्थ पे भी आपको ध्यान रखना है, वरना तो है पूरे शोल्डर नेक वगैरह पता नहीं क्या क्या जाम हो जाता है, पूरा इतना टेंशन ले लेके, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो आपका साथ देगी एंड तक, राइट, तो उसको जो है अच्छे से रखना है, उसकी केयर करनी है, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपको अपनी हेल्थ पे, अपनी स्लीप पे और अपने माइंड पे भी जो है अच्छे से उसका ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब फाइनल क्या है कि हमारा गेट का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। मैं आपको जो है ये ओवरऑल पैटर्न बताऊंगी सारे ही सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
देखो सबसे पहले क्या है कि ये जो इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होने वाली है। ड्यूरेशन 3 आवर्स का है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे 30 सब्जेक्ट्स का जो है यहाँ पे आपका टेस्ट जो है गेट कंडक्ट कराते हैं। ओके, फिर इसके बाद इसमें दो टाइप के सेक्शन आते हैं। एक आता है आपका जर्नल एप्टीट्यूड का सेक्शन और दूसरा आता है कि जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसका एक सेक्शन आएगा। फिर इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन 3 टाइप के आते हैं। एक आता है एमसीक्यू जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें एक जो होगा वो सही होगा। फिर होता है एमएसक्यू जो कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, उसमें मोर देन 1 ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। और अगर आपने सारे जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो चूज नहीं करे तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है एनएटी जो कि आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो देखो आपका जर्नल एप्टीट्यूड के 10 आते हैं और सब्जेक्ट के आपके टोटल 55 आते हैं। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 65 क्वेश्चंस आते हैं। अब आप खुद देख लो कि कितने कम क्वेश्चंस हैं विद रिस्पेक्ट टू योर नेट। तो इसीलिए आपको जो है जितने भी आपके जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें आपको पूरा उसको अच्छे से ही करके जाना है। ठीक है, तभी आपके जो है ये क्वेश्चन टैकल हो पाएंगे। नेक्स्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे कैसे हैं। देखो सबसे पहले देखो जितने भी पेपर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर कोड के हैं तो उनमें तो जर्नल एप्टीट्यूड 15 नंबर का आएगा, सब्जेक्ट क्वेश्चंस 85 नंबर के आएंगे, तो टोटल 100 मार्क्स का है। इन सब्जेक्ट कोड्स को छोड़ के जो भी सब्जेक्ट कोड यहाँ लिखे गए हैं, है ना, फॉर ऑल पेपर एक्सेप्ट दीज, है ना, यही तो लिखा है कि इन सब्जेक्ट कोड को छोड़ के बाकी सब जो है ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। क्या कि जर्नल एप्टीट्यूड 15 नंबर का आता है, इंजीनियरिंग मैथ्स भी आती है उसमें 13 मार्क्स की, और सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं उसमें 72 मार्क्स के। तो टोटल यहाँ पे भी आपका 100 मार्क्स का जो है वो बनता है। ओके, इसके बाद है आपकी मार्किंग स्कीम। देखो इसमें सबसे पहले जो है क्वेश्चंस 1 एंड 2 नंबर जो है वो कैरी करता है। तो उसमें जो जितने भी रॉन्ग आंसर होंगे एमसीक्यू के, उसकी क्या होगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और आपका जो है फॉर 1 मार्क एमसीक्यू 1/3 विल बी डिडक्टेड। मतलब अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन गलत होता है तो फिर आपका 1/3 जो है डिडक्ट हो जाएगा इन योर एमसीक्यू। फिर उसके बाद आपके 2 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका 2/3 डिडक्ट हो जाएगा। फिर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आप एमएसक्यू और एनईटी क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं तो, एंड देयर इज नो पार्शियल मार्किंग फॉर एनी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो था ये एक ओवरऑल गेट पैटर्न है सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए जो गेट देना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है बेटा अब एक फाइनल स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखो अभी है जुलाई और आपका पेपर होने वाला है फेब में, तो हमारे पास बहुत टाइम है। लेकिन अगर आपने इस टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज किया तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। बट अगर आपने इस टाइम को अभी रिलैक्स छोड़ दिया तो फिर आपको ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं होगी और आपका एग्जाम जो है अच्छे रैंक से क्रैक नहीं होगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है अभी से ही जो है अपनी प्रिपरेशन करें। 5 से 6 घंटे अगर आपने अभी भी पढ़ लिया तो भी आप आराम से अच्छा जो है एक गेट स्कोर ला सकते हैं। तो एक फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है, तो फाइनल स्ट्रैटेजी देखो बेटा ये है कि सबसे पहले देखो जुलाई टू दिसंबर, अगर आप जुलाई टू दिसंबर मिड भी ले लो, दिसंबर का मिड भी ले लो, ठीक है, तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, वही अपना जो आपका कंप्लीट करो अपना सिलेबस। फिर टॉपिक वाइज आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फिर आपने पीवाईक्यू भी कर लिया और टॉपिक वाइज आपने टेस्ट भी दे दिया और आपने रेगुलर रिवीजन भी कर लिया। तो ये तो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया कहाँ तक, दिसंबर के मिड तक। ठीक है, उस टाइम पे आपका जो नेट का पेपर है वो भी हो जाएगा, राइट। तो आपने जो है साथ के साथ जो है जो भी नेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, गेट में भी ऑलमोस्ट सेम सिलेबस ही होता है, बस थोड़ा बहुत इस बार जो भी चेंजेस हैं वो आप दिसंबर में जो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप, जो फेज 2 स्ट्रैटेजी है वो ये है कि दिसंबर मिड से जैन तक आपको क्या करना है। तो उसमें आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है, फिर साथ में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देने हैं, फिर टेस्ट सीरीज भी देनी है, साथ में आपको जो भी आपने टेस्ट सीरीज दी है उसको एनालाइज करना है, इम्प्रूव करना है,
और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको काम और कंसिस्टेंट भी रहना है। ये अगर आपने पूरी जो स्ट्रैटेजी है उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया तो बेटा आपका डेफिनेटली जो है गेट एक बहुत अच्छी रैंक से जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मेरी तरफ से एक बहुत ही बड़ा सा थैंक यू आप सभी के लिए। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी एंड आपको जो हेल्प करेगी आपकी गेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अब मिलते हैं अगली बार। ओके, चलो बाय।